यह क्वेश्चन मैंने आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए बनाया है जो लोग इस बार परीक्षा देने वाले हैं। जी हाँ साथियों, यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो हर एक जानकारी आपको देते चलेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका आप जवाब हाई स्कूल में भी आपको मिल गया होगा, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आपको यहाँ पे बेसिक जो देखने को मिलेंगे हाई स्कूल से भी संबंधित देखने को मिलेंगे, जिसमें आप पढ़े होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और मान की यदि बात करें तो इसका जो मान होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 होता है। और किसमें? तो कूलाम में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन ए, 1.6 गुणे 10 टू द पावर -19 यहाँ पे कूलाम दिया गया है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? ये कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? तो अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच बल का परिमाण किसके समानुपाती होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसका जो कूलाम का जो नियम है उसके अनुसार आप चलेंगे तो कूलाम का नियम एक ही चीज बताता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। मतलब कि उनके बीच की दूरी वर्ग के क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो इसे हम यहाँ पर कहेंगे कि ऑप्शन में जो ए दिया गया है, दोनों आवेशों के गुणनफल के और उनके बीच के दूरी के वर्ग के, ये दोनों ऑप्शन हमारा ए और बी क्या किया गया है? बिल्कुल सही दिया गया है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन मारेंगे, उनके बीच की दूरी, या डी ऑप्शन मारेंगे कि ए व बी। तो हम यहाँ पे साथियों मारेंगे ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर हमारा ए और बी क्या है? दोनों ऑप्शन सी है, सही है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल आप सभी के सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी चालक गोले पर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश दिया जाता है तो, या दिया जाए तो, उसका विद्युत क्षेत्र उसके अंदर कैसा होगा? शून्य होगा, या आर के समानुपाती होगा, या आर स्क्वायर के समानुपाती होगा, या असीमित होगा? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, चालक के गोले के अंदर यदि विद्युत क्षेत्र क्या होता है? हमेशा शून्य होता है। आप इस तरह भी समझ सकते हैं, इस पर यहाँ पे एक रूल होता है। अब ये गोला है, ठीक है। गोले का मतलब आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये जो है एक क्या है, ये एक लोहे की चादर है और बिल्कुल गोल है। तो आप इसमें क्या करेंगे? यदि आप इसके गोले के अंदर क्षेत्र में यदि आप यहाँ पे क्या करेंगे? आवेश देंगे या विद्युत क्षेत्र में यहाँ पे करंट देंगे, तो ये जो करंट रहेगा क्या रहेगा? केवल ऊपरी क्षेत्र पर रहेगा, अंदर इसका बिल्कुल करंट नहीं रहेगा। तो इसी चीज को पूछा जा रहा है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर कैसा होगा? मतलब कि करंट रहेगा या नहीं रहेगा? तो बिल्कुल करंट नहीं रहेगा, शून्य होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर दिया गया है, ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। और ये जो नियम है गॉस के नियम से भी यहाँ पे फॉलो करता है, क्योंकि गॉस का नियम से भी इसको सत्यापित किया गया है। और यहाँ पे यही कहा गया है कि चालक के गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो हमेशा शून्य होगा, गॉस के नियम के अनुसार। इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही होता है ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, शून्य होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 4, जिसमें पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला होती है। क्या होती है साथियों? टेस्ला होती है। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इकाई टेस्ला होती है। कंफर्म हो गया? और यदि पूछ दिया जाए कि एक टेस्ला क्या है, तो एक टेस्ला वह चुंबकीय क्षेत्र होता है जो एक कूलाम आवेश को 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से ले जाता है। तो ये आपका होता है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की इकाई केवल पूछा गया है, तो हम यहाँ पे मारेंगे टेस्ला। कंफर्म हो गया साथियों? आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि यदि किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि हम यहाँ पे बात करें
तो इसमें जो होता है एक दाएँ हाथ के अंगूठे का धारा की दिशा को रखा जाता है। मतलब कि राइट हैंड रूल जो आप नियम जानते होंगे वही नियम है। तो इसमें हम क्या करते हैं, दाएँ हाथ के अंगूठे के धारा की दिशा में रखें और जो ये मुंडी होती है उसकी उँगली जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है। तो इसी के अनुसार जो राइट हैंड रूल है जो होता है उसी के अनुसार ये काम करता है। तो ये जो धारा प्रवाहित के यहाँ पे बात किया जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने की बात किया जा रहा है, ये ज्ञात किया जाता है राइट हैंड रूल के अंतर्गत। तो यहाँ पे साथियों जो थंब होता है, ये जो थंब होता है, ये जो इसी को दर्शाता है, ये दिशा को दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा और यही क्वेश्चन में हमारा पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे राइट हैंड थंब रूल, ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 6 जिसमें पूछा जा रहा है किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होती है? ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो थर्मल गति के कारण अनियमित होता है, मतलब कि गतिशील होते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या होते हैं? गतिशील होते हैं और यहाँ पे अनियमित दिशा में प्रवाहित होते हैं। तो इसमें यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आप कह सकते हैं कि अनियमित रूप से क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। और ऑप्शन में कौन-सा दिया गया कि गतिशील होते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनियमित दिशा में ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है बी ऑप्शन देख सकते हैं। अनियमित दिशा में क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया साथियों? ये जो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पे छात्र होंगे जिनके लिए हार्ड होगा, क्योंकि बेसिक यदि कमज़ोर है तो आपको हार्ड लगेगा ही। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है किसी चार्ज कंडक्टर की सतह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? देखिए, चार्ज के सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो लंबवत होती है। क्योंकि ये इसका जो यहाँ पे नियम ज्ञात करेंगे जो कि गॉस का जो नियम होता है उसके अनुसार आप चलेंगे। तो उसमें यही बात कहा गया है कि किसी चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र हमेशा सतह के लंबवत होता है। और इसी कारण जो यहाँ पे मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार कि किसी चार्ज कंडक्टर की सतह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? तो ये होती है लंबवत, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र से क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो होती है कैसी होती है साथियों? ये लंबवत होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसको जो आप नियम से ज्ञात करेंगे उस नियम को हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है गॉस का नियम। आप इसको पढ़े होंगे जो कि यहाँ पे आपको 12वीं में देखने को मिला होगा ये नियम। इस पे यहाँ पे बहुत सारे सवाल भी बनते हैं। आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किसी लूप में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन से नियम द्वारा ज्ञात की जाती है? जैसे कि फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम हो गया या फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम या राइट हैंड रूल या एम्पियर का परिकलन नियम। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें राइट हैंड रूल जो ऑप्शन दिया गया है सी ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, इसी के नियम से होगा। क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड जो रूल है उससे हम क्या जानते हैं? उससे हम एक ही चीज जानते हैं कि दाएं हाथ की अंगुलियों को धारा के प्रवाह की दिशा में मोड़ा जाए। तो अंगूठा जो होगा उस लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगा। और इसमें हमसे यही पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन से नियम द्वारा दर्शाई जाती है? तो ये दर्शाई जाती है राइट हैंड रूल के अंतर्गत। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? तो अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण किसके समानुपाती होता है? आवेश के या केवल दूरी के या यहाँ पे दिया गया आवेश और दूरी दोनों के या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसमें जो आपका सही होता है वो आवेश और दूरी दोनों को होता है, क्योंकि इसमें जो होता है Q बराबर क्या हो जाता है? P बराबर Q गुणे D हो जाता है। तो जो Q होता है ये प्रत्येक आवेश का परिमाण होता है और जो D होता है ये आवेशों के बीच की दूरी होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो द्वितीय आघूर्ण है वो आवेश और दूरी दोनों के क्या होता है? समानुपाती होता है। और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो आवेश होता है वो और जो दूरी होता है ये दोनों के होता है। विद्युत ध्रुवीय जो आघूर्ण होता है ये दोनों के होता है सूत्र के अनुसार, जो कि इसका सूत्र होता है P बराबर Q अपान D। तो हम यहाँ पे मारेंगे साथियों ऑप्शन नंबर सही सी करेक्ट आंसर, आवेश और दूरी दोनों के होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में
कभी क्यों नहीं कटती? चुंबकीय क्षेत्र आपस में क्यों नहीं कटती है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है साथियों कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ होती है, वो कभी आपस में टकराती ही नहीं है। मतलब कि नहीं टकराती है, तो नहीं कटेगी, सिंपल सी बात है। चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएँ होती हैं, वो आपस में नहीं कटती है, ये टकराती ही नहीं तो कटेगी कैसी? रीज़न भी इसके पीछे होता है। रीज़न ये होता है कि आप इसको कह सकते हैं कि बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो केवल एक ही दिशा में यहाँ पे क्या होती है, चक्र में यहाँ पे चलती रहती है और आपस में कट जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर अलग-अलग यदि दिशाओं में चलती तो वो कटने के पूरा यहाँ पे चांस रहता, लेकिन वो क्या होती है, एक दिशा में यहाँ पर चलती है। इसी कारण क्या होती है, वो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, वो बिल्कुल नहीं कटती है। और ऑप्शन में कौन-सा सही दिया गया है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है कि किसी बिंदु पर केवल एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो इसी कारण ये कटती नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। थोड़ी-सी समझने वाली बात है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में पूछा जा रहा है, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा किसके कारण होती है? कोई भी चालक है, ठीक है? उसमें यदि धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो किसके कारण हो रही है? बहुत ही यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये हार्ड बन जाएगा। देखिए, अब इसका उत्तर आप क्या देंगे? देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है? उससे भी आप इसको बना सकते हैं या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ठोस चालक होता है, उसमें धारा प्रवाह जो होता है, वो मुख्य रूप से किसके कारण होता है? वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। और इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ये क्या होता है, इसमें साथियों चालक जो होते हैं उसमें धारा प्रवाहित होती है। और यदि आपसे रीजन करके पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है, तो आप सिंपल सी बात में कहेंगे कि धातु में क्या होता है, आयन होता है और आयन एक निश्चित स्थिति में बने रहता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें गतिशील भी नहीं होता है और इसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। कई कारण है, फिलहाल यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार चलें तो हमारा जो सही होता है वो ऑप्शन ए सही हो जाता है। केवल इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण क्या होती है, धारा किसके कारण होती है, केवल इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण चालक में प्रवाहित होती है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप मार सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे भी देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में साथियों क्या पूछा जा रहा है, सवाल काफी सिंपल है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है और एम्पियर आपको सी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है साथियों, अगले सवाल में पूछा जा रहा है, यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का नियम कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बायो सेवर्ट का नियम आपने पढ़ा होगा, तो उसमें एक चीज कहा जाता है कि किसी धारा वाहक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसका मान और दिशा धारा की मात्रा और तार के क्या होते हैं, दूरी पे निर्भर करता है। और ये बायो सेवर्ट के नियम पर ही क्या होता है, ये उत्पन्न होता है। मतलब कि किसी चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये बायो सेवर्ट के नियम को ही फॉलो करता है। तो बायो सेवर्ट का नियम जो ऑप्शन में दिया गया है, वो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया साथियों? आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किस स्थिति में विद्युत धारिता बढ़ जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे विद्युत धारिता कब बढ़ जाती है? जब प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ता है, तो प्लेटों की क्षेत्रफल बढ़ने से धारिता बढ़ जाती है। जबकि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो दूरी होगी वो यदि घटती है तो उसमें धारिता बढ़ जाती है। तो दूरी घटेगी तो धारिता बढ़ती है और जब प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो यहाँ पे सही ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बढ़ने पर दिया गया है और यहाँ पे क्षेत्रफल को बढ़ने पर, ये प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ने पर, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ने पर क्या होती है, इसकी जो धारिता होती है वो बढ़ जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में पूछा जा रहा है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने का प्रमुख कारण क्या होता है? देखिए, जब किसी चालक के सिरों पर विद्युत विभव लगाया जाता है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति प्रदान करता है। तो उससे क्या होती है, उसमें धारा प्रवाहित होती है। और उसी चीज को पूछा जा रहा है कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण यह है, चालक में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति। ये सबसे यहाँ पे प्रमुख कारण इसका बनता है। और ऑप्शन में जो दिया गया है वो बी ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों?
क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसका क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सूत्र आप क्या जानते हैं इसका? प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? आर बराबर होता है, आर बराबर रो एल अपान ए होता है। आर बराबर रो एल अपान ए। अब इसमें यहाँ पे क्या हमको दे दिया गया? एल का मान हमको दे दिया गया 2 गुना, और ए यहाँ पे दिया गया कितना? ये यहाँ पे दिया गया है जो कि आधा दिया गया है, मतलब कि ए अपान 2 दे दिया गया है। तो यहाँ पे नया प्रतिरोध क्या होगा? तो इसको ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो सूत्र पर आप रखिएगा, तो 2L रो 2L अपान ए अपान 2 हो जाएगा, तो 4R आ जाएगा इसका। मतलब कि 4 गुना क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और 4 गुना जो ऑप्शन में दिया गया है, वो ऑप्शन में यहाँ पे साथियों 4 जो दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। सवाल नंबर 18, जिसमें पूछा जा रहा है कि धारा वाहक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो इसका मैंने आपको बताया था बायो सेवर्ट का नियम, उसी के अनुसार इसको ज्ञात किया जाता है। बायो सेवर्ट का जो नियम है उसी के अनुसार, मतलब कि किसी धारा वाहक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, वो यहाँ पे साथियों ये बायो सेवर्ट के नियम को फॉलो करता है। और ये ऑप्शन हमारा दिया भी गया है, बायो सेवर्ट का नियम। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि किसी लूप में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो राइट हैंड रूल के द्वारा ज्ञात की जाती है। यदि दाएं हाथ के जो अंगुलियां है, यदि धारा की दिशा में मोड़ा जाए तो अंगूठा जो होगा उस लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंडिकेट करेगा, मतलब कि दर्शाएगा। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन डी, राइट हैंड रूल। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आप सभी के सामने, सवाल नंबर 20, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी तार में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो तो 5 सेकेंड में प्रवाहित आवेश कितना होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको लगाएंगे कैसे? तो यहाँ पर आवेश पूछ रहा है, आवेश का मतलब Q, और यहाँ पे धारा आई कह रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? आई। तो हमको से कि पूछा जा रहा है कितना समय होगा, मतलब कि समय पूछ रहा है 5 सेकेंड में प्रवाहित आवेश कितना होगा। तो आप इसको कर दीजिए, आवेश पूछ रहा है तो आवेश बराबर आपका हो जाएगा आई गुणे टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या मान दिया गया है? तो हमारा आई का मान दिया गया है 2, और टी का मान कितना दिया गया? 5 दिया गया है। तो 5 दूना 10, ये हमारा 10 गुलाम आ जाएगा। और 10 गुलाम जो सी ऑप्शन दिया गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन कवर किया था जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।